नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह रोज की तरह प्रस्तुत करता हूं मध्य प्रदेश के साथ ही देश विदेश की बड़ी खबरें। सबसे पहले विश्व और भारत में कोरोना की स्थिति पर एक नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद में मध्य प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी खबरें देखेंगे। विश्व में अभी तक 25,79,741 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 1,79,047 लोगों की मौत हो गई। 7,05,093 लोग स्वस्थ हुए हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर देश अमेरिका 8,19,175 कोरोना के केसेस के साथ दुनिया में नंबर 1 है। 45,343 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। 82,976 लोग स्वस्थ हुए हैं। दूसरे नंबर आता है स्पेन का, यहाँ पर 2,09,389 कोरोना के केस हैं। 21,717 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। 85,915 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। बात करें अपने भारत की, यहाँ पर 20,534 केस हैं। तो जितने केस कुल मिलाकर भारत में है उससे ज़्यादा तो मौतें अमेरिका में हो चुकी हैं। भारत में 653 लोगों की मौत हुई है। 4,100 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 22 अप्रैल की स्थिति में 454 कोरोना के नए केस सामने आए। 8 लोगों की मौत हो गई। 324 स्वस्थ हुए हैं। बात करें अपने एमपी की, यहाँ पर 1592 कोरोना के नए केस सामने आए। 78 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक 183 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। भारत के अन्य राज्य जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज़्यादा है वो है महाराष्ट्र। 5,218 केस यहां पर है। 251 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में 2272 केस में से 95 की मौत। दिल्ली में 2156 केस में से 47 की मौत। राजस्थान में 1868 केस में से 27 की मौत। तमिलनाडु में 1629 केस में से 18 की मौत। उत्तर प्रदेश में 1337 केस में से 21 की मौत। तेलंगाना में 928 केस में से 23 की मौत। आंध्र प्रदेश में 813 केस सामने आए, 24 की मौत हो गई। कर्नाटक में 427 केस सामने आए, 17 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिहाज से हम अन्य राज्यों से तुलना करें तो मध्य प्रदेश की स्थिति काफ़ी लचर है। निश्चित तौर पर सरकार को चाहिए कि कोरोना की इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करें और कोशिश करें कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान इन राज्यों से बेहतर कर पाएँ, क्योंकि मध्य प्रदेश से जितने भी मरीज होते हैं, चाहे वो मजदूरी क्यों न करते हो, कोशिश उनकी ये रहती है कि दूसरे राज्यों में इलाज करवा लिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यहाँ पर कोरोना के आंकड़े भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश में केवल 1592 केस ही सामने आए हैं, लेकिन 78 की मौत हो चुकी है, यानी कि मौत का आंकड़ा अन्य राज्यों से बहुत ज़्यादा है। राजस्थान से ही हम इसकी तुलना करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश से कोरोना के केस ज़्यादा है। देखिए 1868 है, लेकिन मौत का आंकड़ा मध्य प्रदेश से आधा से भी कम है। 25-75 होते हैं तो 27 केस है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो मरीज हैं 3 मरीजों की मौत होती है और राजस्थान में 1 मरीज की मौत होती है। इतना अंतर है स्वास्थ्य व्यवस्था में। कोरोना को केस को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन हाँ, जो केस आ रहे हैं उनमें से जितने लोग बच पा रहे हैं उससे यह तो सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं या तो राजस्थान के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है या फिर वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है। अन्य प्रमुख देशों की बात करें तो इटली में 1,83,957 केस है। फ्रांस में 1,58,050। जर्मनी में 1,48,766। इटली में 24,648 की मौत हुई। फ्रांस में 20,796 की और जर्मनी में 5,102 लोगों की मौत हुई है। अब बात करें अपने एमपी की, भोपाल में 44 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी। तो अच्छी खबर हम इसको कह सकते हैं। ज़्यादा खुशी थोड़ा गम शीर्षक यहाँ पर अखबार ने दिया है। 12 नए मरीज मिले हैं, लेकिन 44 मरीजों के अस्पतालों से छुट्टी हो गई है, यानी कि ये स्वस्थ हो गए हैं। कोरोना का कहर की बात करें तो प्रशिक्षु डॉक्टर सहित जहांगीराबाद में 6 लोग संक्रमित मिले। भोपाल में संक्रमितों की अब कुल संख्या हो गई है 287। जीएमसी के अब तक 4 डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं। जहांगीराबाद क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण सबसे तेज़ी से फैल रहा है। अब तक इस क्षेत्र में 24 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। वहीं बुधवार को भी 6 नए पॉजिटिव व्यक्तियों की पहचान हुई है। प्रथम कॉन्टैक्ट सूची के आधार पर लिए गए सैंपलों की जांच रिपोर्ट में ये सभी
पॉजिटिव पाए गए हैं। चिराय अस्पताल में बुधवार को कोरोना के संक्रमण से ठीक हुए मरीजों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं। उज्जैन में एक दिन में 17 नए केस सामने आए। उज्जैन जिले में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 17 नए मामले सामने आए। सुबह 5 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शाम को 12 नए केसों का पता चला। इन्हें मिलाकर अब जिले में 57 केस मिल चुके हैं। इनमें से 7 की मौत भी हो चुकी है। मृतकों में नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल भी शामिल हैं। संक्रमण के कुछ मामले कंटेनमेंट इलाके से तो कुछ नए क्षेत्रों से मिले हैं। नए संक्रमितों में पॉजिटिव 85 वर्षीय डॉक्टर के 53 वर्षीय रिश्तेदार, चैरिटेबल अस्पताल की नर्स और कंपाउंडर शामिल हैं। संक्रमितों में से एक महिदपुर व एक नागदा का भी है। मंगलवार को भी जिले में कोरोना के 9 नए मरीज मिले थे। तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बाद प्रशासन ने पुराने शहर के अधिकांश इलाकों को सील कर दिया है। यहाँ बड़े पैमाने पर सर्वे किया जा रहा है। गुरुवार से शहर में हाट ठेला पर सब्जी की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। कलेक्टर शशांक मिश्र ने बताया कि नए केस में रिपोर्टें 8 से 10 दिनों से पेंडिंग थी। बुधवार को ये मिली है। सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बुधवार को जो नए मामले आए उनमें बच्चे से लेकर युवा और बुजुर्ग सभी आयु वर्ग के संक्रमित हैं। नए मामलों में 3 और 11 साल की 2 बालिकाएं, 25 से लेकर 35 साल के 7 युवा और 78 का एक बुजुर्ग भी शामिल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो संख्या है वह युवाओं की है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं। फेसबुक का रिलायंस प्लेटफॉर्म्स में 43,574 करोड़ का निवेश। भारत में टेक्नोलॉजी क्षेत्र में यह सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज अमेरिकी कंपनी फेसबुक ने बुधवार को मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.9% हिस्सेदारी खरीदने के लिए $5.7 अरब यानी करीब 43,574 करोड़ रुपए का निवेश का करार किया है। इससे रिलायंस को अपना कर्ज कम करने में मदद मिलेगी और वह व्हाट्सएप का इस्तेमाल भारतीय ई कॉमर्स के लिए कर सकेगी, जो कि अमेजन और वॉलमार्ट की प्रतिस्पर्धी हो सकती है। बदले में फेसबुक की भारत में स्थिति और मजबूत होगी। उसके लिए उपयोगकर्ता आधार के लिहाज से भारत इस समय भी सबसे बड़ा बाजार है। भारत में टेक्नोलॉजी सेक्टर में यह सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है। ताज़ा सौदा जियो और फेसबुक दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार है। वर्ष 2014 में व्हाट्सएप का अधिग्रहण करने के बाद किसी कंपनी में फेसबुक की सबसे बड़ी शेयर खरीदी है। फेसबुक ने अपने बयान में कहा कि आज हम जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 5.7 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि 43,574 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा कर रहे हैं। इससे फेसबुक इसकी सबसे बड़ी अल्पमत शेयरधारक बन जाएगी। रिलायंस ने कहा कि फेसबुक के निवेश से जियो प्लेटफॉर्म्स की कीमत 4.62 लाख करोड़ रुपए यानी कि 65.95 अरब डॉलर आकी गई है। जियो मार्ट और व्हाट्सएप एक मंच पर अब आ जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा कि इस निवेश के साथ जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस रिटेल लिमिटेड और व्हाट्सएप के बीच भी एक वाणिज्यिक साझेदारी समझौता हुआ है। इसके तहत व्हाट्सएप के इस्तेमाल से जियो मार्ट प्लेटफॉर्म पर रिलायंस रिटेल के नए वाणिज्यिक कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और व्हाट्सएप पर छोटे कारोबारियों को सहायता दी जाएगी। जियो मार्ट ग्राहकों तक पहुंचने में पारंपरिक दुकानदारों और किराना स्टोर की मदद करता है। भारत में फेसबुक के 25 करोड़, व्हाट्सएप के 40 करोड़ से अधिक यूज़र्स हैं। यहाँ से खबर में दिया नहीं है, लेकिन मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं व्हाट्सएप का इस्तेमाल जब अपने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए जियो करेगी तो निश्चित तौर पर इस पर आपको विज्ञापन भी देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सरकार का अध्यादेश लाने का फैसला। डॉक्टरों पर हमला किया तो 7 साल जेल होगी। अब श्योपुर में स्क्रीनिंग के लिए गई टीम पर पथराव का मामला सामने आया। एक एएसआई उसमें घायल हो गया है। तो लगातार ये हो रही घटनाएं शर्मनाक है। निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई ऐसे मामलों में किए जाने की ज़रूरत है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये जो अध्यादेश है तुरंत प्रभाव से जारी हो जाएगा। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए बुधवार को यह अहम फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी जिसमें कोविड-19 के खिलाफ जंग में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले और प्रताड़ना को गैर जमानती अपराध बनाया गया है। इस अपराध पर 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
इंदौर समेत देश के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों की घटनाओं को देखते हुए यह आदेश लगाया गया है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल्स, आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ होने वाले हमलों और उत्पीड़न को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार पूरा संरक्षण देने वाला अध्यादेश ला रही है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह तुरंत प्रभाव से जारी होगा। जावड़ेकर ने कहा कि मेडिकल टीम पर हमला करने वाले को 3 माह से 5 साल की जेल और 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। अगर हमले में मेडिकल टीम के किसी सदस्य को गंभीर चोट लगती है तो यह सज़ा 6 माह से 7 साल तक की हो सकती है। जुर्माना भी 1 से 5 लाख रुपये तक हो सकता है। जावड़ेकर ने कहा कि डॉक्टर पर हमला करना और गैर जमानती व संज्ञेय अपराध होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस आरोपित को गिरफ्तार कर सकती है और उसे कोर्ट ही जमानत पर रिहा कर सकेगी। जावड़ेकर ने कहा कि किसी स्वास्थ्य कर्मी को मकान मालिक या पड़ोसी प्रताड़ित करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। जावड़ेकर ने बताया कि हमले के दौरान वाहन आदि किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो इसकी भरपाई भी हमलावर को करनी पड़ेगी। बाजार कीमत से दोगुना वसूला जाएगा। 30 दिन में मुकदमा चलना शुरू हो जाएगा और 1 साल में फैसला आएगा। देश के कई स्थानों पर चिकित्सा कर्मियों पर हमले की घटनाओं की पृष्ठभूमि में मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना वायरस संकट के दौरान अपनी ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के विरोध में एक प्रदर्शन का फैसला लिया था। उसने कठोर कानून की मांग की थी। बाद में आईएमए ने सरकार से आश्वासन मिलने के बाद विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया। ऐसे में कैसे थमेगा कोरोना? भोपाल की जो हाट बाजार की स्थिति आप देख सकते हैं, लोग कितने पास में यहाँ पर खड़े हैं। खेत में चना बीन रही दिव्यांग वृद्धा नरवाई की आग से गिरी, जलने से मौत हो गई। विदिशा की लटेरी तहसील के उनारसी कला थाना अंतर्गत ग्राम दोराला का यह मामला है। नरोत्तम को गृह स्वास्थ्य, सिलावट को जल संसाधन की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को विभाग बांट दिए हैं। गृह और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। कमलनाथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग दिया गया है। गेहूं के समर्थन मूल्य पर हो रही खरीदी को देखते हुए गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण के साथ सहकारिता विभाग का दायित्व दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को सुबह राज्यपाल लालजी टंडन से सिफारिश की थी कि मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए जाए। इसके बाद मंत्रियों को विभाग आवंटन के आदेश जारी कर दिए गए। इसमें गेहूं, चना, मसूर सहित अन्य फसलों की कटाई और गर्मी की फसल की बोवनी को देखते हुए कमल पटेल को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग दिया गया है। मीना सिंह मांडवे को आदिम जाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। उस समय संपूर्णता से विचार करके फिर सब साथियों के बीच में विभागों का बंटवारा किया जाएगा। 200 साल में पहली बार मौन रहेगी रायसेन किले की तोप। रमजान में सहरी और इफ्तार की जानकारी देने के लिए रायसेन के किले से चलती है तोप। कैसे चलती है तोप, इसकी बात करें तो तोप चलाने के लिए रस्सी बम को भरने वाली बारूद का उपयोग किया जाता है। एक बार तोप चलाने के लिए 100 से 150 ग्राम बारूद उपयोग होता है। परवेज सहरी के समय तोप चलाने सुबह 3 बजे किले पर चढ़ते और समय पर सहरी की जानकारी देकर नीचे आते हैं। अफ्तारी के लिए शाम को तोप चलाई जाती है। यह क्रम 200 साल पहले शुरू हुआ था। रमजान में रायसेन सहित आसपास के 20 गांव के रोजेदारों को समय की सूचना देने के लिए यह परंपरा शुरू हुई थी। तोप के साथ साथ सहरी के लिए तैयार करने नगाड़े बजाने का क्रम भी उसी दौर में शामिल हुआ था। तो इस बार यह नहीं चलेगी। एक्चुअली हुआ क्या, तोप के अस्थायी लाइसेंस का आवेदन मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने किया था, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इस बार अनुमति नहीं दी। दरअसल रायसेन में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है और शहर रेड जोन में है। रमजान में तोप चलाने के लिए डीएम यानी कि कलेक्टर के द्वारा अस्थायी लाइसेंस जारी होता है। यहाँ रखी तोप को कहा जाता है सिप्पा और किले से इसे चलाया जाता है। उमाशंकर भार्गव है रायसेन के कलेक्टर। इनका कहना है कि इस साल लाइसेंस नहीं दिया गया है।
कमेटी को और कोई सूचनात्मक तरीका अपनाने के लिए कहा गया है। आयुर्वेदिक दवा का भी होगा कोरोना पर ट्रायल। कोरोना वायरस के खिलाफ किसी कारगर दवा की खोज पूरी दुनिया में जारी है। इसके लिए वैज्ञानिक नई पुरानी तमाम दवाओं को आजमाने में जुटे हैं। इस सिलसिले में भारत में आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक के रूप में जानी जाने वाली दवा फीफाट्रोल को लेकर भी शोध शुरू होने जा रहे हैं। डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने में इस दवा की उपयोगिता साबित हो चुकी है। एक बार और नाम सुन लीजिए, फीफाट्रोल, और इसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अहम माना जाता है। आयुष मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फीफाट्रोल की कोरोना वायरस के खिलाफ उपयोगिता का पता लगाने के लिए दवा की खोज के लिए गठित टास्क फोर्स के पास प्रस्ताव पहुंचा है और जल्द ही कोरोना के मरीजों पर इसका ट्रायल जो है वह शुरू होगा। खाने से मोहभंग और पेट में दर्द, कोरोना का अलार्म। कोरोना वायरस पाचन तंत्र पर हमला कर रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है और ऐसा होते ही आक्रामक हो जाता है। 4000 कोरोना पीड़ितों पर हुए अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है। अतः खाने से मोहभंग होने और पेट दर्द होने पर भी सतर्क हो जाएं, यह भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। कोरोना से संबंधित किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए, खास तौर पर जानकारी के लिए सरकार के नंबर ये हैं। भारत सरकार के नंबर है +91 9013151515। WHO के नंबर है +41 798 931892। इन पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निजी स्कूलों से मार्च अप्रैल की फीस माफ़ कराए, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मांग की है। सहकारी बैंक की कर्ज वसूली रोके, कृषि मंत्री सचिन यादव ने मांग की है। कम पौधे रोपेगा वन विभाग। 7 करोड़ पौधे एक दिन में रोपने का रिकॉर्ड बनाने वाले मध्य प्रदेश में इस साल 4 करोड़ से भी कम पौधे लग पाएंगे। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के चलते प्लांटेशन की तैयारी समय से नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति बन रही है। खतरे में वजूद सालाना 80 से 90 करोड़ रुपए का व्यापार। चीन पर लगी है बंदिशें तो चमक खो देगी माहेश्वरी साड़ी। देश विदेश में मध्य प्रदेश और माहेश्वर को पहचान दिलाने वाली माहेश्वर साड़ी का वजूद खतरे में है। कोरोना संक्रमण से व्यापार प्रभावित हुआ है, लेकिन चीन पर बंदिशें बढ़ी तो माहेश्वरी साड़ी अपनी चमक खो देगी। दरअसल माहेश्वर में तैयार होने वाली साड़ियों में इस्तेमाल होने वाला 95% सिल्क चीन से आता है, जो पिछले 4 महीने से नहीं आ रहा है। आगे भी 6 माह आने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में बुनकरों को भारतीय सिल्क लेना पड़ सकता है, जिससे साड़ी की क्वालिटी में अंतर आ जाएगा, जो माहेश्वरी साड़ी के साख को बट्टा लगा सकता है। तो माहेश्वरी साड़ी कैसे क्या बनती है, आप यहाँ पर वीडियो को रोककर चाहे तो देख सकते हैं। कांग्रेस में भी 16 महीने पहले वरिष्ठता को नज़रअंदाज किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल की शपथ के बाद प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी व विधायक जीतू पटवारी के ट्वीट पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अनुज वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह की पत्नी रूबीना शर्मा सिंह ने पलटवार किया। रूबीना ने पटवारी से सवाल किया कि क्या यह केवल भाजपा में हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि कांग्रेस ने भी 16 महीने पहले युवाओं को अनुभवी वरिष्ठ नेताओं के स्थान पर पसंद किया था। गौरतलब है कि लक्ष्मण सिंह को वरिष्ठता के बाद भी मंत्री नहीं बनाया गया था। इसके बाद न केवल लक्ष्मण सिंह बल्कि उनकी पत्नी रूबीना ने कई बार कमलनाथ, तो कभी दिग्विजय सिंह, तो कभी राहुल गांधी तक पर तंज कसकर कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की। लोकसभा सचिवालय के दिशा निर्देशों पर बनेगा विधानसभा का कंट्रोल रूम। यहाँ पर अन्य राज्यों में जो फंसे हुए हैं या अन्य राज्यों के मध्य प्रदेश में फंसे हुए लोग हैं, उनकी मदद के लिए प्रयास किए जाएंगे। कोरोना से कितने पुलिसकर्मी संक्रमित हैं, यह जानकारी मांगी है मध्य प्रदेश के मानव अधिकार आयोग ने। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस NK जैन ने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह एवं पुलिस महानिदेशक से 29 अप्रैल को शाम तक ईमेल पर 4 बिंदुओं पर जवाब देने को कहा है। आयोग ने पूछा कि क्या कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए प्रदेश में ड्यूटी पर तैनात किए गए पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को पर्याप्त गुणवत्ता के मास्क उपलब्ध करवाए गए हैं। इस प्रयोजन हेतु ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की कुल संख्या कितनी है, क्या उन्हें उचित गुणवत्ता के PPE किट्स उपलब्ध कराए गए हैं, खरीदे गए किट्स की संख्या भी बताने को कहा गया है।
सिंधिया को मजबूर महाराज करने पर ताज़ा हुई 3 पीढ़ियों की सियासत। राजनीति। पूर्व सीएम कमलनाथ के तंज पर सिंधिया समर्थकों ने किया पलटवार। कहा कांग्रेस का अहंकार बढ़ा तो सिंधिया परिवार ने सिखाया सबक। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हर पल अखरते हैं। आखिर भी क्यों ना, आखिरकार सरकार पूरी चली गई। वजह सभी जानते हैं कि उन्होंने कमलनाथ की 15 माह पुरानी सरकार गिराकर शिवराज सिंह चौहान की चौथी बार ताजपोशी करा दी। शिवराज सरकार के नैनो मंत्रिमंडल में 40% सिंधिया समर्थकों को मौका मिला तो भी कमलनाथ तंज कसने से नहीं चुके। कमलनाथ ने कहा कि मंत्रिमंडल गठन में मजबूर महाराज और शक्ति विहीन शिवराज की झलक दिखाई पड़ रही है। फिर सिंधिया समर्थकों ने पलटवार शुरू कर दिया। इसके साथ ही सिंधिया परिवार की 3 पीढ़ियों की सियासत ताज़ा हो गई। सिंधिया समर्थक यह याद दिलाने लगे कि जब जब कांग्रेस का अहंकार बढ़ा तो सिंधिया परिवार ने ही सबक सिखाया। ज्योतिरादित्य के अलावा माधवराव सिंधिया और राजमाता विजयराजे का उदाहरण मौजूद है। कमलनाथ के तंज पर सिंधिया समर्थक प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी कहते हैं, उनकी पीड़ा स्वाभाविक है क्योंकि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। सिंधिया तो पहले भी मजबूत थे और आज भी मजबूत है। ध्यान रहे कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव की अगुवाई ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी। कांग्रेस को बहुमत मिला तो उन्हें मुख्यमंत्री न बनाकर कमलनाथ की ताजपोशी की गई। फिर भी वह पार्टी से बंधे रहे। ज्योतिरादित्य के साथ लगातार छल हुआ तो उन्होंने अहंकार में डूबी कांग्रेस को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। लेकिन यहाँ पर 2 बहाने इन्होंने बनाए थे, अब 10 बहाने नहीं चलेंगे। कौन से बहाने थे? जनता को इन्होंने कहा था कि कर्ज माफ़ी और अतिथि शिक्षकों का मामला, इनको जनता सदा याद रखे। यदि ये वादे पूरे नहीं होते हैं तो फिर सबक सिखाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अंततः ये जो पब्लिक है सब जानती है। डीपी मिश्र की टिप्पणी से आहत राजमाता ने गिरा दी थी सरकार। तो इतिहास क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। लंबे समय तक कांग्रेस में रही ज्योतिरादित्य की दादी राजमाता विजयराजे सिंधिया को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा ने कई मौक़ों पर अपमानित किया। यह बात राजमाता को चुभ गई थी और उन्होंने 1967 में मिश्र की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। पचमढ़ी में युवा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें राजमाता की मौजूदगी में द्वारका प्रसाद मिश्र ने राजे रजवाड़ों पर खूब प्रहार किए। यहाँ तक कह दिया था कि लोकतंत्र में सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, लेकिन राजे रजवाड़े कभी कांग्रेस के नहीं हो सकते। मिश्र के सीधे निशाने पर राजमाता ही थी। विजयराजे ने स्पष्टीकरण मांगा तो मिश्र ने व्यंग्य किया कि ये राजमाता नहीं, नाराज माता है। राजमाता ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने तभी तय कर लिया था कि मिश्र की टिप्पणी को हवा में नहीं जाने दूंगी। अंततः उन्होंने मिश्र की सरकार गिरवा दी थी। माधवराव ने भी नरसिंह राव के खिलाफ खोला था मोर्चा। सिंधिया परिवार का हर सदस्य कांग्रेसी रहा है। कांग्रेस की सरकारों में केंद्र में मंत्री रहे ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया की 1995-96 में तब के प्रधानमंत्री नरसिंह राव से अनबन हो गई। माधवराव ने मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस से अलग होकर मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस पार्टी बना ली। सिंधिया तो ग्वालियर से लोकसभा चुनाव जीत गए, लेकिन अपने गढ़ में भी कांग्रेस कई सीटों पर हार गई थी। मनोरंजन जगत से कुछ खबरें, आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। अलग अलग सितारे क्या काम कर रहे हैं। भोपाल सिटी की खबरों की बात करें, शिक्षकों को वाटी कापियाँ घर पर ही अब जच जाएगी। ट्रैक के मेंटेनेंस के उपकरणों को भी सैनिटाइज करते हैं रेलकर्मी। नट रूट लॉकडाउन, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से राजधानी में हो रही है निगरानी। तीसरी आंख बनी मददगार, बिना रुके थके 24 घंटे रख रही नज़र। 1365 सीसीटीवी कैमरे राजधानी में लगे हैं। 13 ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है। 155 राजधानी में कंटेनमेंट क्षेत्र हैं। 2113 लॉकडाउन उल्लंघन के केस दर्ज हुए हैं। तो सीसीटीवी से ही पूरी निगरानी की जा रही है। बाघ व काले हिरण की खाल रखने वाले अश्विन पर वन अपराध दर्ज। आयकर विभाग के सर्वे में हुआ था खुलासा। 4 मई को वन विभाग के दफ्तर में हाजिर होने के आदेश। राजधानी के प्लेटिनम प्लाजा में रहने वाला अश्विन शर्मा, जो कि हथियारों का भी शौकीन है, घर में बाघ, काले हिरण, चीतल, चिंगारा जैसे वन्य प्राणियों की ट्रॉफी व खाल रखने वाले भोपाल के अश्विन शर्मा पर 1 साल बाद
वन अपराध दर्ज हो गया है। कार्रवाई भोपाल सामान्य वन मंडल में की गई है। कर्मयोगी बोले, सिर्फ इतना ही मकसद कि पाठकों को देश दुनिया की हर खबर मिल सके, तो इनको आप समय पर पेमेंट जरूर कर दें। रोज 800 गरीबों और मजदूरों को भोजन पहुंचा रही है संस्था। कौन सी संस्था है? साहिब बंदगी आश्रम लालघाटी भोपाल के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। आज से छाएंगे बादल, बौछारें पड़ने के आसार। तो मौसम की बात जरूर हम करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के असर से गुरुवार से मौसम के मिजाज बदलने की संभावना है। इसके तहत राजधानी में बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी भी हो सकती है। ग्वालियर, चंबल, जबलपुर संभाग में कहीं कहीं बौछारें भी पड़ने के आसार हैं। इस तरह की स्थिति शनिवार तक बनी रह सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रवक्ता के मुताबिक बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भोपाल की बात हो रही है, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। लेकिन मंगलवार के अधिकतम तापमान 35 डिग्री के मुकाबले 2.3 डिग्री अधिक रहा। तापमान 21.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ गुरुवार को उत्तर भारत में दस्तक देगा। इस सिस्टम के असर से बुधवार से ही प्रदेश में बादल छाने लगे हैं। गुरुवार को बादल और घने होने के साथ प्रदेश के कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बरसात होने की संभावना है। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति शनिवार तक बनी रहने के आसार है। इसके बाद आसमान साफ होते ही दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। गौरतलब है कि इस वर्ष अप्रैल के माह में अभी तक अपेक्षाकृत गर्मी नहीं पड़ी है। इस सीजन में सबसे अधिक तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस 14 अप्रैल को दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश हराएगा कोरोना को। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर रोका तो पत्थर मार दिया। कैसे हारेगा कोरोना? खबर है यह धार के मांड से। फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। समीप इंदौर के पास गौतमपुरा के पास ग्राम धर्माट में चंद्रावतीगंज गौतमपुरा रोड पर पुलिया निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के सहायक सेक्रेटरी ने बुधवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जिला पन्ना का यह रहने वाला था। ग्राम गठोरवाल, नाम आलोक सिंह राजपूत, पिता नाथू सिंह। तालाब में नहाते समय डूबने से 2 बच्चों की मौत। सतना जिले के उचेरा थाना अंतर्गत परिहट पर समनिया गांव स्थित तालाब में हो गई। मुंबई से पैदल निकला था मृतक, उत्तर प्रदेश का निकला। बड़वानी के सिंधवा से यह खबर है। 2 एकड़ की बंजर जमीन पर 600 से ज़्यादा पौधे हुए फलदार। आने वाले सालों में बढ़ेगी पंचायत की आय। 2017 में हरियाली महोत्सव के तहत लगाए गए थे हाइब्रिड पौधे। सिवनी जिले के कुरई के आलेसुर गांव की 2 एकड़ बंजर और वीरान जमीन अब हरियाली फैला रही है। जुलाई 2017 में हरियाली महोत्सव के तहत बंजर जमीन पर लगाए गए 600 से ज़्यादा विभिन्न प्रजाति के हाइब्रिड पौधे अब पेड़ों में तब्दील हो गए हैं। मुफ्त में भी नहीं ले रहे टमाटर, खेत में फेंके। कोरोना के डर से खेत में लगे टमाटर मुफ्त में देने पर भी कोई नहीं आ रहा। इससे जला एक किसान ने 20 टन टमाटर डाले और खेत में फेंक दिए। तो खेती किसानी की भी दयनीय स्थिति बनी हुई है कोरोना के कारण। तकनीक, दुनिया में कहीं भी बैठकर कर सकते हैं ऑपरेट। जबलपुर के युवा ने बनाया कोरोना की जंग जीतने वाला रोबोट। जबलपुर के इंजीनियर ने 10 दिन में इसे तैयार किया है। पीड़ित मरीज, स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस के लिए यह सहयोगी होगा। तो महत्वपूर्ण खोज मध्य प्रदेश के किसी युवा ने की है। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ खास है इसमें। कोरोना संकट से गुजर रहे देश में अब हर कार्य बिना स्पर्श के करने की कोशिश की जा रही है। हर वैज्ञानिक, इंजीनियर तकनीक पर कार्य कर रहे हैं। इसी बीच जबलपुर में एक युवा इंजीनियर ने मात्र 10 दिनों में एक ऐसा रोबोट तैयार कर लिया जो कि कोरोना के मरीजों, डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के लिए कारगर साबित हो सकता है। इस रोबोट को दुनिया में कहीं भी बैठकर मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑपरेट किया जा सकता है। जबलपुर के कचनार सिटी में रहने वाले 21 वर्षीय मयंक बरसैया ने नवदुनिया से चर्चा में बताया कि वे यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ देहरादून के 3य वर्ष के छात्र हैं। वे इन दिनों लॉकडाउन के कारण जबलपुर में अपने घर में हैं। उन्होंने इस संकट में जूझ रहे डॉक्टर्स और प्रशासन व सफाई कर्मचारियों को देखते हुए कुछ नया करने को सोचा और घर में
कबाड़ व अन्य सामान इकट्ठे कर रोबोट बनाने की तैयारी की, जो कि बिना किसी को स्पर्श किए कई कार्य कर सके। इसके लिए उन्होंने देहरादून में रहने वाले अपने साथी क्षितिज गर्ग की ऑनलाइन मदद ली और 10 दिनों में रोबोट तैयार कर लिया। उन्होंने बताया कि दूसरे देशों में कई तरह के रोबोट ड्रोन के साथ कोरोना से निपटने पर कार्य चल रहा है, जिसके बाद उन्हें यह रोबोट बनाने की प्रेरणा मिली। यह रोबोट कोरोना के मरीजों, डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारियों की सहायता कर सकता है, जैसे मरीजों तक खाना और दवा पहुंचाना, सैनिटाइजर व कीटनाशक का छिड़काव व सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क व सैनिटाइजर प्रदान करना। इस रोबोट को स्वास्थ्यकर्मियों व मरीजों के कम से कम संपर्क में आए और शारीरिक दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह काम कैसे करते हैं इसकी बात करें तो रोबोट में 12 वोल्ट 7 एम्पियर की यूपीएस बैटरी लगी हुई है। इसके सामने कैमरा लगा है, जिसके माध्यम से आसानी से हर जगह जा सकता है। नई तकनीक से सुसज्जित इस रोबोट में कृत्रिम इंटेलिजेंस तकनीक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग की तकनीक समाहित है, जिसे रोबोट एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से मोबाइल द्वारा कहीं भी बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अंदर सैनिटाइजर के लिए टैंक और पंप, मोटर और दवा व सामग्री रखने के लिए ट्रे व ड्राज भी लगाया गया है। डॉक्टर्स व सफाई कर्मियों की मदद इससे हो गई। कीमत मात्र 25 से 30 हज़ार रुपये है, यानी कि एक कंप्यूटर की कीमत है लगभग, और मात्र 10 दिनों में इन्होंने यह कमाल करके दिखाया है। पुलिस की भी कर चुके हैं ये मदद। चर्चा के दौरान मयंक बरसैया ने बताया कि वे बीते लगभग 10 माह पहले जबलपुर पुलिस की भी मदद कर चुके हैं। उन्होंने एक M7 नाम का ग्रुप बनाया है, जिसके माध्यम से कार्य करते हुए उन्होंने जबलपुर पुलिस की वेबसाइट और मोबाइल ऐप को सुरक्षित बनाने का प्रस्ताव दिया था। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमित सिंह के कहने पर उन्होंने पुलिस के लिए साइबर सिक्योरिटी का कार्य भी किया, जिसके बाद उन्हें SP द्वारा प्रशंसा पत्र भी मिल चुका है। वे मौजूदा समय में नई तकनीक युक्त कई हेल्थ उपकरण बनाने पर भी काम कर रहे हैं। कोरोना के दौर में प्रदेश सरकार ने डेंटिस्टों को संक्रमण संभावित लोगों के सैंपल कलेक्शन के काम में लगाने के निर्देश दिए हैं। VDS कर चुके और निजी डेंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे लोगों को सरकार ने इस काम में लगाने का आदेश दिया है। हालांकि डेंटिस्ट सरकार के आदेश के बाद भी काम करने को राजी नहीं है। सरकार की ओर से इसके लिए निर्धारित किया गया मानदेय उन्हें दिहाड़ी श्रमिकों के समान लग रहा है। मानदेय से नाखुश डेंटिस्टों ने कदम पीछे खींच लिए हैं। शासन ने आदेश जारी किया है कि BDS की डिग्री रखने वाले और डेंटल काउंसिल में रजिस्टर्ड डेंटल सर्जनों को सैंपल कलेक्शन के काम में लगाया जाए। बीते दिनों मांग उठी थी कि कोरोना संक्रमण के दौर में अस्पताल में डॉक्टरों की कमी हो गई है। प्रशासन को ज़्यादा से ज़्यादा जानकार लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। सर्वे से लेकर अन्य कामों के लिए प्रशासन ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों से लेकर शिक्षकों तक को लगा लिया है। ऐसे में डेंटिस्टों की मदद ली जानी चाहिए। MBBS डॉक्टरों की तरह डेंटिस्ट शरीर विज्ञान और मेडिसिन के जानकार होते हैं। महिला मरीज को लेकर आया विशेष विमान। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर बुधवार को एक विशेष विमान उतरा। इस विमान में एक महिला यात्री थी, जिसे कुछ माह पहले हैदराबाद ले जाया गया था। वहाँ से महिला को बुधवार को इंदौर ले आया गया है। एरो एयरवेज का यह विमान हैदराबाद से बुधवार दोपहर 2:10 पर इंदौर एयरपोर्ट पर उतरा। छत्तीसगढ़ से सब्जी लाने वाले पर मामला दर्ज। डिंडोरी जिले में कोरोना वायरस पॉजिटिव का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक अमला अलर्ट पर है। पुलिस ने छत्तीसगढ़ के गोरेला से नीमों को ताक पर रखकर 4 पहिया वाहन में सब्जी लेकर आने वाले आरोपित सोनू खान के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक ML सोलंकी ने बताया कि गोरेला निवासी आरोपित मनमाने तरीके से वाहन में सब्जी करंजिया तक लाया, इसलिए मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि आरोपित को कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मुर्शिद खान के साथ एकलव्य स्कूल में रखा गया है। बताया गया कि गोलू खान के साथ ही वाहन में मुर्शिद खान करंजिया तक आया था। इसमें एक और युवक का नाम सामने आ रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 13 दिन के बाद दूसरे बाघ की मौत का मामला सामने आया है। प्रबंधन ने कहा कि चोट के गहरे निशान थे। दूसरे बाघ से संघर्ष में इसकी जान गई है। यह बात टाइगर रिजर्व ने जो प्रबंधन है उसने बताई है। कानून का शासन। केंद्र सरकार ने महामारी अधिनियम में बदलाव को लेकर उचित फैसला किया है। दुष्ट और षड्यंत्रकारी तत्वों को कठोर दंड का भागीदार बनाना ही होगा।
डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, सफाई कर्मियों के साथ पुलिस पर हुए किसी भी तरह के हमले को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जा सकता। आपदा के वक्त पाकिस्तान का घटियापन। कोरोना संकट के बावजूद पाकिस्तान का रवैया यही बताता है कि वह भारत के प्रति शत्रुता का भाव कभी नहीं छोड़ेगा, भले ही इससे खुद उसका अहित क्यों ना हो। पाकिस्तान में ऐसी नौबत आ गई है कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुलजार अहमद को सत्वर संज्ञान लेकर देखना पड़ा कि आखिर इमरान सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए क्या कर रही है। इसके लिए उन्होंने 5 सदस्यीय पीठ गठित की और 13 अप्रैल से मामले की सुनवाई भी शुरू हो गई। सुनवाई के दौरान जज महामारी से निपटने में सरकारी नीति और कार्यक्रमों से नाखुश नजर आए। जज प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य सलाहकार जफर मिर्जा से खासे खिन्न थे और उन्होंने उन्हें पद से हटाने की मांग भी रखी। सरकारी वकील की मिन्नतों के बाद ही जज इसके पीछे हटे। वकील ने यह दलील दी थी कि आपदा के बीचों बीच ऐसा परिवर्तन सही नहीं होगा। आपदा से निपटने में खर्च और इंतजाम करने में पक्षपात को लेकर भी जज ने सरकार को आड़े हाथ लिया। कोविड-19 से निपटने के मामले में क्षेत्रीय सहयोग को लेकर तो पाकिस्तान कन्नी काट गया, लेकिन उसने कश्मीर पर अपनी बदनीयत को बरकरार रखा है। उसका मकसद गर्मी के महीनों में आतंकी हमलों के जरिए माहौल खराब करना है। इसके लिए वह जम्मू कश्मीर में घुसपैठ बढ़ाने की फिराक में लगा हुआ है। इस महीने की शुरुआत में केरन सेक्टर में हुई एक भीषण मुठभेड़ से इसके संकेत भी मिले। उसमें 5 आतंकी मारे गए, लेकिन हमारे भी 5 जवान शहीद हो गए थे। भारत स्पष्ट रूप से कह चुका है कि घुसपैठ रोकने के लिए वह हर संभव मदद कदम उठाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 अप्रैल को यह खुलासा भी किया था कि भारतीय सेना नियंत्रण रेखा के पार आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही है ताकि आतंकियों को भारत में घुसने से पहले ही ढेर किया जा सके। यह पाकिस्तान के लिए चेतावनी भी है। इससे यह भी रेखांकित होता है कि भारत कोरोना संकट से जूझते हुए जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करना जारी रखेगा। लेकिन पाकिस्तान की जो नीतियां हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि वह भारत के प्रति अपना शत्रुता भाव कभी नहीं छोड़ेगा, भले ही इससे खुद उसका अहित क्यों ना हो। उसका ऐसा व्यवहार बीमार मानसिकता का ही परिचय है। किसी व्यक्ति की तरह कोई देश भी ऐसी व्याधि का शिकार बन सकता है। लोगों के मामले में तो डॉक्टर मददगार होते हैं, लेकिन देशों के मामले में यह भूमिका नेताओं को निभानी पड़ती है। जब इमरान खान जैसे नेता और मुल्क की सेना ही भारत के खिलाफ बदनीयत दिखाने के लिए अड़ी हो, तब भारत के खिलाफ शत्रुता भाव की उसकी मानसिक व्याधि में कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग के आदिम वायरस अच्छा व्यंग्य है, लेकिन इसे मैं पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा। आप खुद इसका आनंद ले सकते हैं वीडियो को रोककर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के। यदि इसी तरह योद्धाओं को खोते रहेंगे तो फिर युद्ध कैसे जीतेंगे? क्या किसी को याद आता है कि हमने पिछला कोई ऐसा युद्ध कब लड़ा था जिसमें पूरा देश घरों में बंद था और चंद योद्धा सड़कों पर हम सबके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे थे? निश्चित ही ऐसा कोई युद्ध हमारे देश प्रदेश ही नहीं बल्कि समूची दुनिया ने कभी नहीं लड़ा था। इस दृष्टिकोण से फिलहाल कोरोना वायरस के खिलाफ पूरा संसार ऐसा ही युद्ध लड़ रहा है। युद्ध नीति कहती है कि जीतता वही है जिसके सैनिक अंततः पूरे साहस, समर्पण और ताकत के साथ मैदान में जुटे रहें। देश और प्रदेश के युद्ध में भी हमारे सैनिक अर्थात डॉक्टर्स, चिकित्सा स्टाफ, पुलिस जवान, सेना, मीडियाकर्मी, सेवाभावी संस्थाएं आदि प्राणपण और साहस के साथ जुटे हुए हैं। किंतु अब डर लगने लगा है कि कहीं फ्रंट मोर्चे पर लड़ रहे हमारे इन योद्धाओं का मनोबल न टूट जाए। दरअसल हाल के दिनों में पहले इंदौर के जूनी इंदौर थाना में पदस्थ थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी की दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना के सदमे से पुलिस महकमा उबरा भी नहीं था कि उज्जैन के नीलगंगा थाना में पदस्थ टीआई यशवंत पाल की भी इंदौर में ही उपचार के दौरान दुखद मृत्यु हो गई। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं बल्कि पूरी ताकत से लड़े जा रहे युद्ध में हमारे 2 वीर योद्धाओं का वीर गति को प्राप्त हो जाने जैसा है। इन लड़ाकों के चले जाने का दुख और भय अभी निस्तारित हुआ ही नहीं था कि बुधवार 22 अप्रैल को इंदौर में 2 नर्सों की मृत्यु हो जाने की खबर ने हिलाकर रख दिया है। भले ही इन 2 नर्सेज में से एक की मृत्यु सामान्य हुई और दूसरी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट अभी आनी शेष है, किंतु ये दोनों अस्पताल में डटकर महामारी के इस विकट समय में अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रही थी। ये तो वे मामले हैं जो चर्चित हो गए, अन्यथा कुछ दिन पहले
छिंदवाड़ा में एक सरकारी कर्मचारी की कोरोना से मृत्यु सहित अन्य कई समाचार सुर्खियों में नहीं आ पाए। इन सभी दुखद मामलों पर यह चर्चा इसलिए क्योंकि यदि हम मैदान में लड़ रहे वीरों को इस तरह खोते जाएंगे तो कल को कोरोना आपदा से लड़ने के लिए बचेगा कौन। इस तरह की मृत्यु के मामले में सरकार पर सवाल उठाने, संसाधनों की कमी का रोना रोने, विपदा से निपटने की अप्रबंधित योजनाएं बनाने जैसे प्रश्न उठाना उचित नहीं, क्योंकि नीति कहती है कि विपदा के समय छिद्रान्वेषण करने के बजाय सभी को डटकर साथ खड़े रहना चाहिए। निश्चित ही फिलहाल पूरा प्रदेश और समूचा देश बिना किंतु परंतु किए अपनी सरकारों, अपने प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस जवानों, डॉक्टरों, चिकित्सा स्टाफ और कोरोना से लड़ रहे हैं हर योद्धा के साथ खड़ा है। आवश्यकता पड़ी तो हमारे देश के लोगों में इतना जज्बा है कि पीपीई किट और मास्क जैसे कवच कुंडल पहनकर हजारों लोग मैदान में उतरने का मन रखते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जंग के मैदान में सैनिकों के लिए भोजन बनाने वाला रसोइया भी अपने सैनिकों को हारते देखकर कढ़ाई चमचा छोड़कर बंदूक उठा लेता है और मोर्चे पर लड़ने लगता है। आम लोग भले डॉक्टर जैसा काम न कर पाए, लेकिन छोटे मोटे चिकित्सकीय कामों या कानूनी व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस जवानों की मदद तो कर ही सकते हैं। किंतु ऐसी कोई नौबत आने के पहले हमारे सरकारी तंत्र को इस दिशा में काम करना होगा कि अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे योद्धाओं को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाए। बिना तलवार ढाल के युद्ध नहीं जीते जाते। कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल वॉक-इन इंटरव्यू निकला है वैज्ञानिक बी और सी ग्रेड के लिए। यदि इच्छुक हो तो 25 अप्रैल शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट है mcshahdol.org। फ़ोन नंबर है 07652243000। इन पर आप कॉल करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ट्रंप ने दी चीन के साथ व्यापार समझौता समाप्त करने की धमकी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 10.30% मजबूत हुआ, अन्य शेयर भी चढ़े। जियो के सौदे से सेंसेक्स 743 अंक उछल गया है। एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई, हांगकांग और सियोल लाभ के साथ बंद हुए, जबकि टोक्यो शेयर बाजार में गिरावट रही। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। इस बीच ब्रेंट क्रूड वायदा का भाव 2.16% टूटकर $18.91 प्रति बैरल पर आ गया। वही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे मजबूत होकर ₹76.68 पर बंद हुआ। 7 राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीदी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 7 राज्यों में 1.33 लाख टन दलहन खरीदी अब तक की गई है। सरकार की एजेंसियों ने यह खरीदी की है और इसमें लॉकडाउन खुलने के बाद तेजी आने के आसार हैं। रबी सीजन 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के तहत दलहन खरीद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में चल रही है। अप्रैल के पहले पखवाड़े तक नेफेड और एफसीआई ने सामूहिक रूप से 1.33 लाख टन दलहन खरीदी की है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों में टार्क की खरीदी चल रही है। लॉकडाउन अवधि में 29,000 टन की खरीदी की गई है। मसूर और चने की खरीद जल्द ही मध्य प्रदेश में शुरू होने के आसार है, जबकि राजस्थान के कोटा क्षेत्र में यह मई के पहले सप्ताह से शुरू होने के आसार है। लॉकडाउन में जल्दी ही सरकार की तरफ से किसानी कार्यों में राहत मिलने के आसार है। चना, मसूर, गेहूँ और सरसों की फसल को देखते हुए सरकार ने भी किसानी कार्यों के लिए मंडियों में अनेक प्रयास शुरू कर दिए हैं। किसानों को दूध और सब्जियों के उचित दाम नहीं मिलने से बढ़ रहे असंतोष से भी सरकार नियमित फसल की बिक्री बढ़ाने पर जोर देना चाहती है। छोटे कारोबारियों को दिया 2.32 लाख करोड़ का कर्ज, हो सकता है डिफ़ॉल्ट। कोरोना महामारी के चलते लघु व्यवसाय को दिए गए 2.32 लाख करोड़ रुपए के कर्ज पर डिफ़ॉल्ट होने का सबसे ज़्यादा खतरा है। साथ ही 10 लाख रुपए से कम के बकाया कर्ज पर भी बहुत संकट नज़र आ रहा है। 40 दिन तक चलने वाले लॉकडाउन से छोटे व्यवसायों के वित्तीय हालात को लेकर तो लगातार चिंता जताई जा रही है। ट्रांस यूनियन सिविल ने अपने अध्ययन में कहा कि मौजूदा समय में 50 करोड़ रुपए से कम कर्ज वाले सभी व्यवसायों के लिए सभी फाइनेंसरों की कुल बकाया राशि 17.94 लाख करोड़ रुपए है, जो कुल बकाया कर्ज का 28% है। ब्यूरो ने अपने वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए 10 लाख रुपए से कम बकाये वाले उद्यमों को शामिल करने के लिए एक उन्नत पद्धति शुरू की है।
प्रबंध निदेशक राजेश कुमार ने कहा कि महामारी व्यवसायों के लिए विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों के लिए बड़ी चुनौती है, जो अक्सर आर्थिक माहौल में अचानक बदलाव के लिए संवेदनशील होती है। उच्चतम जोखिम वाले ब्रैकेट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का 2.32 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। इसके एनपीए हो जाने से अधिक आशंका है। यहाँ पर बात की गई है कि क्या एंटीबॉडी टेस्ट वाकई हालात बदल देगा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति से बाहर निकलने की छटपटाहट है, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा ठोस रास्ता नहीं मिल रहा है जिससे पुख्ता हो सके कि संक्रमण फैलने की संभावना खत्म हो गई। ऐसे में लॉकडाउन खोलने की ज़रूरत पर संक्रमण फिर बढ़ने का अंदेशा भारी पड़ रहा है। फिर भी जनजीवन को सामान्य बनाने की दिशा में एंटीबॉडी टेस्ट पर दुनिया भर में फोकस किया जा रहा है। इससे पता चल सकता है कि कोरोना वायरस के प्रति क्या कोई व्यक्ति प्रतिरक्षित यानी कि इम्यून हो गया है। कुछ लोग तो इसे इम्यूनिटी पासपोर्ट तक कह रहे हैं। माना जाता है कि इससे स्वास्थ्य तथा जरूरी सेवा में लगे कर्मियों को यह पता चल सकता है कि क्या उन्हें अब भी संक्रमण का खतरा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के असर को लेकर उठे सवाल। एचसीक्यू से कोरोना मरीजों में नहीं दिखा अमेरिका में कोई असर। अमेरिका में एक जांच रिपोर्ट में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के असर को लेकर उठे सवाल। मिस्र ने मेडिकल आपूर्ति से भरा विमान अमेरिका भेजा। कोरोना महामारी से मुकाबले में मदद के तौर पर मिस्र ने चिकित्सा आपूर्ति से भरा एक विमान अमेरिका भेजा है। मिस्र के इस कदम ने कई देशों को आश्चर्य में डाल दिया है, क्योंकि अमेरिकी सहायता पाने में वह टॉप देशों में शामिल है। वर्ष 2018 में अमेरिका ने मिस्र को लगभग 9,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सहायता दी थी। मिस्र के राष्ट्रपति वने अब्देल फतह अल सीसी अमेरिका के साथ संबंध मजबूत बनाने के लिए उत्सुक हैं। मिस्र इससे पहले चीन और इटली को भी मेडिकल सामग्री भेज चुका है। मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में मेडिकल सामग्री को सैन्य परिवहन विमान में लादा जा रहा है। इसके साथ अंग्रेजी और अरबी में एक संदेश लिखा है। मिस्र के नागरिकों की तरफ से अमेरिकी लोगों के लिए मिस्र के साथ संबंधों को बढ़ावा देने वाले अमेरिकी सांसद डच रूप बर्गर ने बताया कि विमान वाशिंगटन के बाहर एंड्रूज एयरफोर्स बेस पर उतरा। इसमें 2 लाख मास्क, 48,000 शू कवर, 20,000 सर्जिकल कैंप और अन्य सामान हैं। डेमोक्रेट रूपर बर्गर ने ट्वीट किया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और मिस्र जैसे सहयोगियों के साथ संबंध बनाए रखना संकट के समय ही नहीं बल्कि हर समय आवश्यक है। कायरा में अमेरिकी राजदूत जोनाथन कोहेन ने भी मिस्र के इस कदम की सराहना की है। मिस्र में संक्रमण के 3,300 मामले सामने आए हैं और करीब 250 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के बाद की स्थिति के लिए कमर कस रही है सरकार। औद्योगिक क्षेत्र चालू करने के लिए बड़े स्तर पर सामंजस्य की जरूरत होगी। आरबीआई ने बैंकों को किया सतर्क ताकि ज़रूरतमंदों को पर्याप्त फंड मिल सकें। वही वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन समाप्ति के बाद सभी सेक्टरों की तरफ से बड़े पैमाने पर पैसे की मांग आने की संभावना है, जिसे पूरा करने के लिए सरकारी व निजी वित्तीय संस्थानों का दबाव बढ़ेगा। इस हालात से निपटने के लिए आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, भारतीय बैंक संघ जो कि वाणिज्यिक बैंकों का संगठन है, इन सभी के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। आरबीआई लगातार हर राज्य के लीड बैंक के साथ संपर्क में है ताकि हर स्तर पर फंड की ज़रूरत पूरी की जा सके। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने लॉन्च किया है सैन्य सैटेलाइट। 2 नाकामियों के बाद इसको मिली है सफलता। बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का संदेह है अमेरिका को ईरान पर है। अमेरिकी राज्य ने किया चीन सरकार पर मुकदमा। मिसौरी अमेरिका का पहला राज्य बन गया जिसने नोवल कोरोना वायरस का घातक संक्रमण फैलाने के लिए चीन के खिलाफ अमेरिकी अदालत में केस दर्ज कर दिया है। इस घातक संक्रमण के चलते अमेरिका ने सबसे अधिक जनधन की हानि उठाई है। मिसौरी की अदालत ने चीन सरकार पर विश्व भर में कोरोना का संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया है। इस मामले में यह भी कहा गया है कि चीन के वुहान शहर से फैले इस संक्रमण से इस अमेरिकी राज्य को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के इस मुकदमे का सीनेटर बेन सेसी ने स्वागत किया है। इस मुकदमे में कहा गया है कि चीनी सरकार ने कोविड-19 से खतरे और संक्रमण को लेकर दुनिया से झूठ बोला है। उन्हें अपनी करतूतों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसमें पीड़ित जनता के लिए राहत की मांग की गई है। नवदुनिया के सहयोगी मीडिया प्लेटफॉर्म विश्वास न्यूज़ की पड़ताल में सामने आया सच। ऑस्ट्रेलिया में नहीं चीनी लोगों पर बैन।
पाचन तंत्र पर हमला कर रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है, वायरस और आक्रामक हो जाता है। तो यदि आपको ये लक्षण दिखे जैसे कि भूख न लगना, दस्त की शिकायत, उबका या उल्टी की समस्या या पेट दर्द की समस्या, तो इन जो लक्षण हैं इनको हल्के में न लें। डॉक्टर सुमित रुंगटा जो कि विभागाध्यक्ष है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी KGMU लखनऊ के, इनका कहना है कि बुखार, जुकाम, खांसी, सांस फूलना कोरोना के लक्षण हैं, मगर डायरिया को हल्के में कतई न लें। यदि यह शिकायतें दिखे तो सतर्क होने की ज़रूरत है। यदि इस बात का संदेह है कि किसी तरह संक्रमण की चपेट में आए हैं तब तो कोरोना का टेस्ट अवश्य करा लें। PM मोदी की पृथ्वी को स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध बनाने की अपील। कोविड-19 को हराने के लिए अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे हैं सभी लोगों का इन्होंने आभार भी जताया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जो है वह रद्द हुई है। अमेरिका की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता यह है। अमेरिकी राज्य ने किया चीन सरकार पर मुकदमा, यह खबर हम पहले ही देख चुके हैं। कोरोना से इस प्रकार की जागरूकता जरूरी है। किसी भी बैठक वगैरह भी करें तो इस प्रकार से दूरी जरूर बनाए रखें। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में CRPF ने आवश्यक वस्तुओं और मास्क का वितरण किया। इस दौरान लोगों ने काफ़ी शिद्दत के साथ शारीरिक दूरी का पालन किया। अब देख लेते हैं जिलों से बड़ी खबरें। गेहूं उपार्जन केंद्रों पर अनावश्यक खड़े न हो ट्रक, यह निर्देश स्थानीय प्रशासन ने दिए हैं। गुना जिले में सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रवासी मजदूर सहायता योजना के लिए डिप्टी कलेक्टर सोनम जैन ने कलेक्टर एस विश्वनाथन के निर्देशानुसार जिला श्रम अधिकारी NK वर्मा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कुंभ राज से खबर है, सरपंच ने ग्रामीणों को बांटे मास्क, बोले घर पर ही रहें। लॉकडाउन में 60 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई है। गुना जिले के राघोगढ़ थाना के अंतर्गत नारायणपुरा तिराहा पर मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। आरोन से खबर है, लॉकडाउन के उल्लंघन पर दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। जनसंघ के संस्थापक सदस्य का निधन हो गया। कुंभराज से कन्हैया लाल जी का निधन हो गया है। पूर्व विधायक ममता मीना, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेंद्र कांसट सहित कार्यकर्ताओं ने सामाजिक दूरी बनाकर घरों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विश्व पुस्तक दिवस आज है। पुस्तक प्रेमियों ने पुस्तकों का व्यक्ति के जीवन में महत्व पर अपनी बात रखी। राघोगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों का इस प्रकार से पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। कविताओं से फोर्स में जोश भर रहे DSP प्रशिक्षु DSP शर्मा ने 20 दिन में लिखी 12 कविता। दिन में करते हैं ड्यूटी और रात में लिखते हैं कविता। वर्ष 2017 में राज्य पुलिस सेवा में आए थे DSP प्रशांत शर्मा। कविता के साथ लेखन के भी शौकीन हैं। समय का करते हैं सदुपयोग। सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है इनकी कविताएं। सतना से फसल काटना आए 70 मजदूर घर नहीं लौट सके। सतना के मजदूरों को राशन देते हुए तहसीलदार और जनपद CO को आप यहां पर देख सकते हैं। गुना से ये खबर भी थी। पहले कोरोना को हराना है, उसके बाद विकास की लिखेंगे इबारत। कलेक्टर एस विश्वनाथन ने कहा कि स्मार्ट सिटी, किसानों की योजना सहित स्वच्छता मिशन पर करेंगे काम। लॉकडाउन भले ही खत्म हो जाए पर नाकाबंदी जारी रखूंगा, यह बात कही है गुना SP तरुण नायक ने। आइसोलेशन में 32 संदिग्ध भर्ती, 10,734 को क्वारंटाइन किया गया है। गुना जिले में अभी तक यह कोरोना मुक्त जिला है, खुशी की बात है। पहले कराया सर्वे, फिर 8,000 परिवारों को घर भी भिजवाया राशन। जनपद पंचायत चाचौड़ा की 106 पंचायतों में अन्य प्रदेश से आए मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को SDM ने पहले सर्वे कराया। उसके बाद 8,000 परिवारों के 39,000 लोगों की सूची तैयार कर उनके घर राशन की होम डिलीवरी करवाई गई है। अनाज खरीदी के बाद काट रहे सौदा पत्रक, प्रति क्विंटल रुपये मांग रहे मंडी के कर्मचारी। तो यह बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हैं। ऐसे मुश्किल दौर में भी कुछ हरामी लोग जो हैं नहीं मानते हैं।
मंडी के कर्मचारी 5 से 7 रुपये प्रति क्विंटल सौदा पत्रक काटने का मांग कर रहे हैं। आरोप, किराना लेकर लौट रहे युवक को पीटा। कुंभ राज से खबर है, अपने घर से किराना का सामान लेने दूसरे गांव में गए एक युवक के साथ पुलिस द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना मृगवास थाना क्षेत्र के जीरी गांव की है। पीड़ित युवक के परिजन के पास थाना प्रभारी हरिओम रघुवंशी पहुंचे। पुलिस ने कुंभराज अस्पताल में युवक का मेडिकल परीक्षण कराया है। घर में पका रहे थे नीलगाय का मांस, 4 आरोपित गिरफ्तार। आरोपित शंकरपुरा गांव में पका रहे थे मांस, आप फोटो में इनको देख सकता है। गुना जिले के मधुसूदनगढ़ तहसील के शंकरपुरा गांव के एक घर में नीलगाय का मांस पकाते 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। मारपीट की घटनाओं के 3 मामले अशोकनगर में दर्ज हुए। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर स्थानीय कृषि उपज मंडी रोड पर रिंकू पिता सुरेश चंद्र जैन के द्वारा कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश के बाद भी दुकान खोलकर सीमेंट बेचा जा रहा था। मामला दर्ज किया गया धारा 188 के अंतर्गत। बड़ौरा में 2 पक्ष आपस में भिड़े, केस दर्ज। रंजिश में मारपीट, जिले के देहात थाने के अंतर्गत ग्राम कुंदोली निवासी पपन पिता गणेश राम केवट ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। 4 नगरीय संस्थाओं में समिति बहाल होगी। अशोकनगर जिले से यह खबर है। सीहोर में किसान धूप से बचने के लिए ट्रैक्टर ट्राली के नीचे गुजार रहे हैं दिन। व्यवस्था में खामी यहाँ पर देखी जा रही है। पुस्तकें मनुष्य के सच्ची दोस्त होती है, तो विश्व पुस्तक दिवस पर अलग अलग लोगों ने पुस्तकों की महत्ता बताई है। पूर्व मंत्री पटवारी के ट्वीट पर रुबीना सिंह ने कसा तंज, कांग्रेस में एक बार फिर दिखने लगी है गुटबाजी। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट करके कहा था कि शिवराज का मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश के दुर्भाग्य की शुरुआत है। गोपाल भार्गव जैसे वरिष्ठ को नज़रअंदाज करना और बिकाऊ लोगों के लिए अपने ही लोगों को किनारे करना अस्वस्थ परंपरा है। कौन नहीं जानता कि कांग्रेस ने किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को दरकिनार करते हुए रखा था और उसी के कारण सरकार गिरी है। तो कटाक्ष तो होंगे ही कांग्रेस पर भी। दरोदय केंद्र 200 पशुओं को रखने के लिए तैयार। शहर की सड़कों पर बेसहारा मवेशी इस तरह कर रहे हैं जीवन यापन। अशोकनगर से यह खबर है। नरवाई जलाने पर प्रतिबंध, फिर भी जला रहे हैं किसान। अशोकनगर जिले से खबर है। खेतों में खड़ी नरवाई में किसान इस तरह से आग लगा रहे हैं। किसानों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, यह पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। मुस्लिम समाज ने गरीबों को खाद्य सामग्री के पैकेटों का वितरण किया। शाडोरा में यह कार्य मुस्लिम समाज ने किया है, जो कि सराहनीय है। 15 दिन में कांग्रेसियों ने बांटे 2000 से ज़्यादा खाने के पैकेट। राघोगढ़ में टमाटर 2 रुपये किलो गौशाला में गायों को खिला रहे हैं। थोक में 2 रुपये किलो और फुटकर में टमाटर के दाम 10 रुपये किलो हैं। किराया भी नहीं निकल पा रहा है। समाधि स्थल गौशाला में थोक मंडी से 20 क्विंटल टमाटर 1 रुपये किलो में खरीदकर पशुओं को खाने के लिए लाए। तो टमाटर ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादा दिनों तक आप रख भी नहीं सकते हैं, इसलिए काफ़ी नुकसान किसानों को हो रहा है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 2 दुकानें सील की गई। शाडोरा में 32 लोगों के चालान बनाए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के लिए लगेगी रेक। गुना जिला प्रबंधक एमपी स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के अनुसार गुना रेक पॉइंट पर 1-2 दिन में चावल की रेक कटनी से प्राप्त होने वाली है। यह चावल का वितरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किया जाएगा। रेक का अनलोडिंग कार्य चौहान ट्रांसपोर्ट सर्विस रेहटी जिला सीहोर द्वारा किया जाएगा। बोर्ड कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य अशोकनगर जिले में भी शुरू हो गया है। दोपहिया वाहन पर रखकर ले जाते हुए शिक्षकों को आप यहां पर देख सकते हैं। कांग्रेसी भी 2000 से ज़्यादा खानों के पैकेट इन्होंने 15 दिन में बांट दिए हैं राघोगढ़ में। तो सभी लोग लगे हुए हैं, कोई भी समाज हो, कोई भी पार्टी हो, कोई सा भी धर्म हो, इस मुश्किल समय में हर कोई साथ है। अंजुमन कमेटी ने भी नगर पालिका के कर्मचारियों का सम्मान किया। बजरंग दल ने की आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की मांग। देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी फैल रही है, वही दूसरी ओर महाराष्ट्र में उत्पादी भीड़ द्वारा संतों की हत्या कर दी गई। इसके विरोध में ज्ञापन दिया गया बजरंगियों के द्वारा। संक्रमण से बचाने ग्रामीणों को मास्क बांटे गए। भयाना में
खरीदी केंद्रों पर किसानों के स्वास्थ्य की जांच की गई। बेसवा माता में समाज सेवियों ने संतों को श्रद्धांजलि दी। सारंगपुर में साधु की हत्या करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग खुजनेर में भी की गई। हिंदू समाज के द्वारा जगह जगह पर यह कार्रवाई की जा रही है। कृषि उपज मंडी समिति में आज अवकाश रहेगा। अमावस्या तिथि होने के चलते गुरुवार को स्थानीय कृषि उपज मंडी समिति में अवकाश रहेगा। हत्या करने वालों को फांसी देने की मांग की गई है। खिलचीपुर में भी अंजलि ने रंगों के माध्यम से बताया कोरोना योद्धाओं का समर्पण। माचलपुर की अंजलि गुजराती ने लॉकडाउन की यह शानदार पेंटिंग बनाई है। आप इसको देख सकते हैं, देखने लायक पेंटिंग है। श्रमिकों के खाते में नहीं पहुंची सहायता राशि। नरसिंहगढ़ से खबर है, महामारी से रोजगार विहीन हुए निर्माण श्रमिकों को राहत देने के लिए राज्य शासन ने कर्मकार कल्याण मंडल के माध्यम से 26 मार्च को 8 लाख से अधिक श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपये की राहत राशि जारी की है। मजदूर पंचायत को श्रमिकों ने जानकारी दी है कि यह राहत राशि अभी तक भी उनके खातों में जमा नहीं हुई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कर्मकार कल्याण मंडल के सचिव को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि श्रमिकों को राहत राशि प्रदान करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की जाए। सौदा पत्रक कुरावर से खबर है, कृषक विश्राम गृह को बनाया सैंपलिंग कार्यालय। किसानों को नहीं बता रहे हैं उपज खरीदी का समय बताना चाहिए। आर.के. जैन जो कि सचिव है कृषि उपज मंडी कुरावर के, इनका कहना है कि हमने सुबह 7:30 बजे गेट खुला दिए थे जिससे भीड़ नहीं हुई थी। गांव में मुनादी कराई है कि किसान 11 बजे के बाद मंडी में आए। कल से कृषक विश्राम गृह की जगह शेड में सौदा पत्रक कराने की व्यवस्था करा रहा हूँ। रही बात किसानों के वाहनों को सैनिटाइज कराने की, तो यह जानकारी हमें नहीं थी। मार्केटिंग सोसाइटी जाकर अध्ययन करता हूँ, इसके बाद बुधवार से यह व्यवस्था भी हो जाएगी। 5 घंटे खुला बाजार ब्यावरा में पुलिस ने दिखाई सख्ती। 3 घंटे के स्थान पर बुधवार को पहली बार ब्यावरा में बाजार 5 घंटे के लिए खुला। नौगांव के 84 किसानों से खरीदा 1815 क्विंटल गेहूं, कर रहे उचित शारीरिक दूरी का पालन। खुजनेर से खबर है, चिल्डाउनिया के खरीदी केंद्र पर किसानों के लिए किए गए माकूल इंतजाम। भीलखेड़ी खरीदी केंद्र पर उपज तुलाई कराते हुए समिति प्रबंधक भारत नगर को आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो लोग खड़े हैं ये पास में खड़े हैं, तो शारीरिक दूरी का ख्याल भी रखना चाहिए। आप फोटो भी छाप रहे हैं। पंजाब के मजदूर पैदल चलकर भोपाल से ब्यावरा पहुंचे। जगह जगह से मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं। योद्धाओं का ताली बजाकर ब्यावरा में स्वागत किया गया। 82 शिक्षकों ने जमा किए 1,34,000। राजगढ़ जिले के खजूरिया संकुल केंद्र के 82 शिक्षक शिक्षिकाओं ने करीब 1,34,000 रुपये से अधिक राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराई है। विधायक ने खरीदी केंद्र में देखी व्यवस्थाएं। पूर्व मंत्री व विधायक प्रियव्रत सिंह बुधवार को स्थानीय पुरानी कृषि उपज मंडी स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र व पीपलिया कुलमी के उपार्जन केंद्र पहुंचे। दोनों केंद्रों पर उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया व किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याएं जानी। 75 वर्षीय वृद्धा और नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपितों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मलावर और कालीपीर थाना क्षेत्र के मामले है। 24 घंटे में आरोपित को पकड़ा है। पुलिस की गिरफ्त में आप आरोपित को देख सकते हैं। एसपी प्रदीप शर्मा का कहना है कि बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म करने व नाबालिग से ज्यादती करने के मामलों की शिकायतें मिली थी। इसके बाद कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 18 अप्रैल को एक वयोवृद्ध महिला जिसकी उम्र 75 साल है, उसके साथ एक 27 साल के शराबी युवक भूरा उर्फ दिनेश तमर निवासी ग्राम बागपुरा द्वारा दुष्कर्म किया गया था, जिस पर थाना कालीपीठ में आरोपित के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। जांच में यह भी सामने आया कि पीड़ित महिला के साथ आरोपित द्वारा बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई एवं दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपित भूरा उर्फ दिनेश तंवर निवासी ग्राम बागपुरा को विधिवत गिरफ्तार किया है। कालीपीठ थाना प्रभारी उप निरीक्षक अवधेश सिंह तोमर ने बताया कि आरोपित आदतन अपराधी है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी लज्जा भंग करने, अवैध हथियार लेकर घूमने और जुआ खेलने के चलते थाना ब्यावरा व कालीपीठ में कई अपराध दर्ज हैं।
आज राजगढ़ ब्यावरा के लिए कापियों का वितरण किया जाएगा। 600 शिक्षक जांचेंगे बोर्ड की। 1,60,000 उत्तर पुस्तिकाएँ नरसिंहगढ़ ब्लॉक की कापियाँ बांटी गई। 10वीं की प्रत्येक कापी पर 12 रुपये और 12वीं की कापी पर 13 रुपये मिलेंगे। हर एक गलती पर 20 रुपये कटेंगे। प्रत्येक टीचर को दी 400 से 450 तक कापियाँ 10 दिन के भीतर चेक करके ये जमा करनी होंगी। महेश गुप्ता जो कि प्रभारी है राजगढ़ के, इनका कहना है कि नरसिंहगढ़ के लिए कापियाँ बांटी जा रही हैं। राजगढ़ ब्यावरा की गुरुवार को बांटी जाएगी। सभी को 10 दिन के भीतर कापियाँ चेक करने के बाद जमा करनी होगी। BS बिसारिया जो कि जिला शिक्षा अधिकारी है राजगढ़ के, इनका कहना है कि हर टीचर को करीब 450 कापियाँ दे रहे हैं। गलती पर कुछ राशि भी काटी जाएगी। काफ़ी समय पहले घरों पर ही कापियाँ चेक होने की व्यवस्था थी। लंबे समय बाद वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। 30 साल बाद घरों पर कापियाँ जांची जाएगी। 1990 के पहले तक यह व्यवस्था थी। व्यापारियों ने किराना सामग्री की होम डिलीवरी की बेवजह घूम रहे लोगों से पुलिस ने भी पूछताछ की। बुधवार को रहा टोटल लॉकडाउन। नरसिंहगढ़ में 2 घंटे की छूट के दौरान खरीदारी की गई। कोटा से 19 बसों में सवार होकर आए विद्यार्थी। बच्चों को लेने हर जिले से आए 2 कर्मचारी। जिले के विद्यार्थियों को छोड़ने के लिए 2 जोन बनाए गए हैं। कोटा से आए विद्यार्थियों की राधा स्वामी सत्संग आश्रम के काउंटरों पर स्क्रीनिंग की गई। आप यहां पर देख सकते हैं। सारंगपुर में ग्रामीणों के हाथ सैनिटाइज करवाते हुए ये फोटो है। सारंगपुर अंचल में अब रोज 5 घंटे खुलेगी किराना दुकानें। प्रथम कौशिक जो कि SDM है, इनका कहना है कि किराना, दूध एवं सब्जी की दुकानें 5 घंटे तक खोलने की छूट दी गई है। सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक की दुकानें खोली जा सकती हैं। मेडिकल स्टोर पूरे दिन खुलेंगे और सभी स्वास्थ्य सेवाएं नागरिकों को मिलेगी। किराना दुकानदार अपने स्टॉक और रेट लिस्ट दुकान के बाहर चस्पा करेंगे। सारंगपुर में दिगंबर जैन मंदिर समिति ने कर रही है सेवाएं। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन समिति ने की भोजन की व्यवस्था। गिंदौरा 8 में कराया छिड़काव। यह खबर है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। बैंक शाखा के बाहर मास्क बांटकर शारीरिक दूरी का पालन कराया जा रहा है। खुजनेर में उपभोक्ताओं से कहा गया कि शारीरिक दूरी का पालन करेंगे तो ठीक, नहीं तो होंगे बीमार। नगर के साहू समाज जानों ने मास्क भी बांटे। नरसिंहगढ़ में बैठक हुई। बैंकिंग कियोस्क संचालकों को ग्राहकों से शारीरिक दूरी का पालन करने के तौर तरीके बताए गए। खुद जरूरी है, सटकर बैठे हुए हैं एक दूसरे से। बैंक पदाधिकारी व कियोस्क संचालकों की थाना परिसर में बैठक हुई। फूले ब्रिगेड ने फंड में जमा कराए 40,000 रुपये। सारंगपुर से खबर है। चापेड़ा में हिंदू जागरण मंच ने ज्ञापन सोचा महाराष्ट्र की घटना पर। आदेश के बाद चिंतित है सारंगपुर ब्लॉक के 150 से ज़्यादा शिक्षक शिक्षिकाएँ। उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने व घर लाने के लिए शिक्षकों को जाना होगा 70 किलोमीटर दूर। सारंगपुर ब्लॉक में जांची जानी है 20,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकाएँ उत्कृष्ट या मॉडल स्कूल भेजने की मांग की जा रही है अध्यापक संघ के द्वारा, क्योंकि दूरी ज़्यादा है। गेहूँ खरीदी की बात करें तो पड़ाना में अब तक 1630 क्विंटल गेहूँ का परिवहन हुआ। पड़ाना गेहूँ खरीदी केंद्र पर उपज ले जाते हुए हम वालों को आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों तमाम खबरें जो कि आज के अखबार में दी गई थी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दें जो भी आपसे फेसबुक व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हो, ताकि सही समय पर सही खबरें लोगों तक पहुंच पाए। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाओं और नौकरियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। नवदुनिया पेपर से यह सारी खबरें ली गई थी। पेपर का मैं बहुत बहुत आभार इसके लिए व्यक्त करता हूँ। आपको बता दूँ सब्सक्राइब करना एकदम मुफ्त है, इसलिए डरे ना। और सब्सक्राइब के बगल में लाल कलर में नोटिफिकेशन का बटन यानी घंटी का बटन होता है, उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, शारीरिक दूरी का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। अस्त व्यस्त ना रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।